नैनों की जो बात नैना जानी है, सपनों की रात तूने ना जानी है। नैनों की जो बात तूने ना जानी है, सपनों की रात तूने ना जानी है। दिल की बातें धड़कन जाने है, जिस पे गजरियों कल जानी है। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम धीरज सर, वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के साइंस में 10 नंबर चैप्टर को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 नंबर चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले कि हम पार्ट 1 बना चुके हैं इसका, उसमें ढेर सारे हम हेडिंग्स को कवर किए थे। इसमें भी ढेर सारे हेडिंग्स को कवर करेंगे। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए और देखिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको लिखवाएंगे कुछ भी नहीं, बस फिगर बना करके टोटली हम याद करवा देंगे। यहीं पे कहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पेन तक नहीं उठाने देंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर के डायग्राम को पूरा बढ़िया से देख लीजिए, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है ये, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये क्या है, M1 M2 है। M1 M2 क्या है, तो दर्पण है। दर्पण है, या इसको बोलते हैं हम चिकना तल, चिकना तल या चमकदार तल। ये क्या है, तो इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। ये आने वाली प्रकाश की किरण है, ये आने वाली प्रकाश की किरण है, तो इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ये टकरा करके तल से जाने वाली प्रकाश की किरण है, तो इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। समझ में आ रहा है? जिसको हम क्या बोलते हैं, जो तल है ना, जो तल है उसके बिल्कुल ये लंबवत है, तो इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब रहा बात ये कि तब ये क्या है, कैसे हम इसका डिफिनीशन दे सकते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, राइट? ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए आपको प्रश्न का आंसर सटीक देना ही पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिल सकता है। तो इसलिए हम आपको इतना बेहतर तरीका बता रहे हैं कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं, राइट? तो आइए हम देखते हैं कि इसका परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा दीजिए, राइट? तो हम बताएंगे कि किसी समांग माध्यम में चलती हुई प्रकाश की किरण, किसी समांग माध्यम में चलती हुई प्रकाश की किरण किसी चमकदार या चिकने तल से, किसी चमकदार या चिकने तल से टकराता है, तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर एक बार, कि समांग माध्यम में चलता हुआ प्रकाश की किरण किसी चमकदार या चिकने तल से टकराता है, तो टकराने के बाद से उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब रहा बात ये कि कैसे हम मान लें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई चमकदार तल है, यानी कहने का मतलब कोई दर्पण ही है, लेकिन इसका एक साइड जो है वो क्या हुआ, कलई है। कलई के मतलब क्या है, पेंट है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए कि मेरे पास ये टार्च है, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि ये टार्च है। अगर हम इसको टार्च को बार रहे हैं तो प्रकाश की किरणें निकलेगी यहाँ से, तो जब आएगी तो यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ से, चूंकि चमकदार तल है, तो चमकदार तल है तो टकराने की वजह से जैसे टकराएगी वैसे ही इस तरह से निकल जाएगी। तो जो प्रकाश की किरणें आती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, और टकरा करके लौटती है उसको बोलते हैं हम क्या, तो परावर्तित किरण। समझ में आ ही रहा होगा। तो कहेंगे कि किसी समांग माध्यम में चलती हुई प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या चिकने तल से टकराती है, टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, राइट? इस हम ये देख रहे हैं, जो तल जो देख रहे हैं, इसके ऊपर वाला जो माध्यम है इसको हम बोल देंगे फर्स्ट माध्यम, और इस नीचे वाला जो माध्यम है इसको हम बोल देंगे क्या, तो सेकंड माध्यम, राइट? अब दूसरी बात कि प्रकाश के परावर्तन का तो परिभाषा हो गया। अब आपसे कहा जाएगा कि बताइए, इसी में ध्यान से देखिए, इसी में आप देखकर बताइए कि आपसे कहा जाएगा कि प्रकाश के नियम, परावर्तन के नियम क्या है।
ठीक है। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम भी बताइए। इसके नियम कितने होते हैं, तो इसके नियम कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। जैसे मान लीजिए चश्मा है, चश्मे में शीशा कितना है, तो 2 है। आंख कितना है, तो 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, इसको आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है, 2 कोण बन रहा है। तो इसको बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं क्या, आर। समझ में आ रहा हूं, इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो ऐसे लिख देंगे आपतन कोण। और इसको क्या बोलते हैं हम, तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, राइट। ठीक, अब पूछेंगे कि आपतन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण का जब परिभाषा आप देंगे तो यही बताएंगे कि अभिलंब 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 और आपतित किरण के बीच, देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी बात कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो कहेंगे अभिलंब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल आर से, स्मॉल आई से, स्मॉल आर से। तो एक प्रश्न और बनेगा कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, इसमें क्या संबंध होंगे, राइट। तो इसी आधार पे आपको पूछा जाएगा कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होगा, फर्स्ट नियम, लिखना नहीं है, बस आपको समझना है। तो पहला नियम क्या होगा, तो कहेंगे आई, आई बराबर आर। फर्स्ट जो नियम होगा आपका, पहला नियम जो होगा वो कहेंगे कि आई बराबर कितना, तो आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर, राइट। देखिए ध्यान से, यानी कहने का मतलब ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तैयार हो गया, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर आपस में दोनों क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या है, तो ये परावर्तन के नियम है, परावर्तन के पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होगा, तो दूसरा नियम कैसे बताएंगे आप, कि दूसरा नियम क्या होगा, तो कहेंगे आपतित किरण, क्या बताएंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, तो एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं, आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं, कह सकते हैं आप। तो कैसे बताएंगे आप प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम कैसे बताएंगे, तो कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं या एक ही तल में स्थित होते हैं, राइट। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार इसका फास्ट एक रिवीजन करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, तो कहेंगे कि समांग माध्यम में चलती हुई प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या चिकने तल से टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, राइट। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। पहला नियम, फर्स्ट, कहेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो बस इतना आपको तैयार कर लेना है, कहीं बाहरी से नहीं आएगा क्वेश्चन, इसी से बनता है। तो इसमें आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको दे रहे हैं हम 3 सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए आप। नैनों की जो बात नैना जाने है, सपनों की रात तो नैना जाने है। तो आइए अगला नंबर हम आपको हेडिंग्स बता रहे हैं कि प्रतिबिंब, इमेज, यानी इमेज क्या है। ठीक है, प्रतिबिंब हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तब। लेकिन इसको भी आप जानिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ये दिया गया है कि प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है, तो इसका परिभाषा आपसे पूछा जाएगा तो आप यही बताइएगा कि 2 किरणों के, कितने किरणों के, तो 2 किरणों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। 2 किरणों के कटान बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, यदि 2 किरण हो और दोनों काट रही हो एक दूसरे को, तो वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, अब रहा बात कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं, जिसमें पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो यदि 2 किरणें वास्तव में, यदि 2 किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हो, तो वहां कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। यदि 2 किरणें वास्तव में एक दूसरे को न काट रही हो, ठीक है, प्रतीत हो रहा हो कि हाँ एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, आभास हो रहा हो, तो उस स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है।
जैसे कि देख पा रहे हैं आप, मान लीजिए कि एक प्रकाश की किरण ये है और दूसरी प्रकाश की किरण ये है, ठीक है, एक दूसरे को यहाँ पर काट दिए तो यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर यही क्या होगा, अगर इस तरह से होता डॉट 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 और ऐसे डॉट 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 होता तो यहाँ पे जो काटती वो क्या होता, आभासी प्रतिबिंब होता, राइट। तो इस तरह से आप इसको जान सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो कहेंगे दो किरणों के घटाने बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा, दो किरणें, यदि दो किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हूं तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यदि दो किरणें एक दूसरे को वास्तव में न काट रही हो तो उस स्थिति में आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, राइट। उसके बाद आता है इंपोर्टेंट हेडिंग कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इस दोनों में आपको पूछ लिया जाता है, कभी कभी 4 नंबर का आता है। तो इसमें देखिए वास्तविक एक कॉलम में बना है, दूसरे कॉलम में क्या है, आभासी है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या घटनाएं घटित होती है और आभासी प्रतिबिंब में क्या घटनाएं घटित होती है। तो देखिए पहला है इसमें फर्स्ट नंबर कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और किस दर्पण में बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है, अभी आगे बताएंगे हम। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा नंबर है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी जो प्रोजेक्टर चलता है आप देखते हैं वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब उस पे गुजरते हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब, इसे का मतलब आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा नंबर है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं। यदि जिस दिशा में दर्पण होता है उसी दिशा में बनते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, बल्कि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, ठीक है। दर्पण के कैसे बनते हैं, तो पीछे बनते हैं। उसके बाद क्या है, तो चौथा नंबर इसमें पार्ट है कि वास्तविक प्रतिबिंब के केवल अवतल दर्पण में प्राप्त होते हैं और आभासी प्रतिबिंब समतल तथा उत्तल दर्पण में प्राप्त होते हैं, राइट। तो इतना ही आपको जानना होगा इसमें दर्पण से संबंधित। आपसे परीक्षा में पूछ लिया भी जा सकता है, इसमें से ये भी पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये सब के सब क्या है, इंपोर्टेंट के श्रेणी में आते हैं। तो चलिए एक बार हम फास्ट रिविजन करते हैं। तो इसमें देखिए प्रतिबिंब क्या है, दो किरणों के घटान बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक, दूसरा आभासी प्रतिबिंब, राइट। तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज किसे कहते हैं, यदि दो किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हो तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यदि दो किरणें एक दूसरे को वास्तव में न काट रही हो तो उस स्थिति में आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उसके बाद से पूछा जाएगा आपसे कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर जब हम बताएंगे तो फर्स्ट वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, तो इसके ठीक विपरीत ये आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसमें क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, इसमें क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसमें क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में प्राप्त होता है और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों में प्राप्त होता है। तो 3 सेकंड आपको देते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए और 2 सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो इसको आप जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो अगला हेडिंग है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, जैसे परीक्षा में पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का सबसे पहले आप परिभाषा जानेंगे, उसके बाद इसके 2 भाग होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर क्या है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है। यदि कांच का कोई खोखला गोला है तो उसी में से कुछ काट लिया जाए तो वही क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये कांच के खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, जिसके एक पृष्ठ पर, ठीक है, किसका, तो लेड ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड या लाल आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है या उसको कलई कर दिया जाता है या पॉलिश कर दिया जाता है और एक को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वही क्या हो जाता है, तो आपका गोलीय दर्पण हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आप यही बताइएगा कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाता है और एक पृष्ठ को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है।
पहला क्या है अवतल दर्पण, दूसरा क्या है उत्तल दर्पण। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता क्या है और इसको याद भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फिगर को देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये क्या है, तो गोलीय दर्पण है, इसमें से कुछ काट लिया गया है। ठीक है, काटा गया है तो ये देख रहे हैं हम कि एक तरफ ये बाहरी हिस्सा जो है इसको क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है। पेंट करने का मतलब कलई कर दिया गया है और आंतरिक हिस्सा को छोड़ दिया गया है। ठीक है, बाहरी हिस्सा को पेंट कर दिया जाए, इसका मतलब ये है कि जब भी हम परावर्तन होगा प्रकाश का तो आंतरिक भाग से होगा, बाहरी भाग से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाहरी भाग ऑलरेडी पेंट हो गया है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसको भी हम देखते हैं तो इसमें आंतरिक भाग पेंट हो गया है, तो यहाँ जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो बाहर होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से अगर प्रकाश की किरण जाएगी तो यहाँ से इसका परावर्तन होगा, और इसमें क्या होगा, अंदर से परावर्तन होगा, और इसमें क्या से होगा, बाहर से होगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। इसको हम बोलेंगे, इस फिगर को अवतल दर्पण, और इसको बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। ठीक है, जो अंदर से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो अवतल दर्पण, और जिसमें बाहर से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कनकेव मिरर क्या है। ठीक है, तो यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, इस प्रकार के बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। राइट, इस तरह से बता देंगे। फिर दूसरा अगर पूछा जाए आपसे कि उत्तल दर्पण क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, तो आप बताइएगा कि यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, इस प्रकार के बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि गोलीय खंड पर, हम बता रहे हैं कि अवतल दर्पण क्या है, तो यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए, पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन, यानी आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार के बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ठीक इसके विपरीत यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार के बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब एक बात और, अगर मान लीजिए कि फिगर बन जाए तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि हाँ ये उत्तल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर बाहरी पृष्ठ को कलई कर दिया गया है, आंतरिक पृष्ठ को छोड़ दिया गया है। तो आंतरिक पृष्ठ को छोड़ दिया गया है तो ये अवतल होगा, क्योंकि इसके यानी आंतरिक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा। और इसमें क्या किया गया है, आंतरिक पृष्ठ को कलई कर दिया गया है, कलर कर दिया गया है। ठीक है, और बाहरी पृष्ठ को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। तो कहां से परावर्तन होगा, तो बाहरी पृष्ठ से होगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हो गया। अब आपसे एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं इसका तीनों हेडिंग का। तो ये हमें गोलीय दर्पण आपसे पूछा जाएगा, स्फेरिकल मिरर पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा। तो इसमें देख पा रहे हैं कि गोलीय जो दर्पण होता है वो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसके एक भाग को हम कलई कर देते हैं। ठीक है, लेड जो लाल ऑक्साइड होता है उससे, या ठीक है पेंट कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, तो गोलीय दर्पण, और एक हिस्से को छोड़ दिया जाता है। इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है, यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, इस प्रकार के बने दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसके आधार पर बोलेंगे कि यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके किससे उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, इस प्रकार के बने दर्पण को हम कौन सा दर्पण बोलते हैं, तो उत्तल दर्पण बोलते हैं। राइट, आशा करते हैं कि ये आपको डिफिनीशन तीनों समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अगला हेडिंग है आपका गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डिफिनीशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम की दृष्टि से। क्यों, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, और बिना बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हुए न्यूमेरिकल भी आप इसका नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको समझना बेहद आवश्यक है आपके लिए। तो इसलिए आप क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुल 7 यहाँ पे आधा दर्जन से अधिक डिफिनेशन दिया गया है, जिसको आप फिगर के माध्यम से देखेंगे, और गारंटी हम लेते हैं कि टोटल के टोटल याद करा देंगे। तो इसलिए आप बस फिगर को देखते रहिए और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, बिल्कुल हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ध्यान से, कहा जा रहा है कि दर्पण का ध्रुव क्या है। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव सबसे पहले हम जानेंगे। यहाँ पे उत्तल दर्पण भी हो सकता है, अवतल दर्पण भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो हम कोई एक लिए हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण लिए हैं, देख पा रहे हैं। उत्तल दर्पण में भी आप करके
बता सकते हैं, लेकिन हम केवल अभी अवतल दर्पण के लिए है, ठीक है। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा देंगे, बस आप देखते रहिए, ठीक है। तो अब दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, पोल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना कि ये क्या है, मिरर है, ठीक है। इसको हम परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ के ये क्या है, तो पी क्या है, कहाँ पर है, तो मध्य बिंदु पर है। कहाँ पर है, मध्य में है। तो कह देंगे परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, किसके, तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, देखिए मध्य में पी है, तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बताइए मेरे साथ एक बार बोलिए आप भी, परावर्तक तल के, ये कौन सा तल है, परावर्तक तल है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन करता है तो परावर्तक तल हुआ। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी द्वारा। यहाँ पर देखिए पी द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताइए कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप यही बताइएगा कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। राइट, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा अगला कि वक्रता केंद्र क्या है। तो चूंकि देख पा रहे हैं कि वक्रता केंद्र ये है, तो वक्रता केंद्र को कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इसको आगे तक बढ़ा दिया जाए, अगर इसको आगे तक बढ़ा दिया जाए तो एक वृत्त बनेगा। तो वृत्त का एक केंद्र होगा ना, तो वृत्त का ये क्या होगा, सी केंद्र होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो कहेंगे गोलीय खंड जिस गोले का, यदि गोलीय खंड जिस गोले का भाग होता है, गोलीय खंड जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, तो वक्रता केंद्र। यह बताएंगे गोलीय खंड जिस परावर्तक तल का भाग होता है, या कह सकते हैं कि यदि गोलीय खंड जो परावर्तक तल बताएंगे, तो गोलीय खंड जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। सेम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपको पूछा जाए कि वक्रता त्रिज्या क्या है, ठीक है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो गोलीय खंड जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो उसी तरह से यदि गोलीय खंड जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल आर द्वारा। राइट, ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो यही आपका देख पा रहे हैं कि मुख्य अक्ष है। ये क्या है, तो मुख्य अक्ष है। तो कहेंगे कि देखिए ध्यान से, वक्रता केंद्र, फोकस या फॉर फोकस तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। बता लेंगे किसे, तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो कहेंगे वक्रता केंद्र, फोकस तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं, यानी प्रिंसिपल फोकस और क्या फोकस, यानी मुख्य फोकस अथवा फोकस क्या है। तो इसको देखिए फिगर को, इससे संबंधित हम बता देंगे, ठीक है। तो ये बताइए मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण है ना, मुख्य अक्ष के समांतर, कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से कहां से, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर कहां पर, तो मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर एकत्रित होती है, उसी को हम कहते हैं फोकस अथवा मुख्य फोकस, तो कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती है, उसी को हम बोलते हैं, उस बिंदु को ही हम बोलते हैं क्या, तो फोकस या मुख्य फोकस। क्लियर, फिर एक बार, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं, तो कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एकत्रित होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो फोकस या मुख्य फोकस। राइट, क्लियर। अब अगला आता है आपका मुख्य फोकस हो गया। अब फोकस दूरी, ठीक है। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो आपसे फोकस दूरी पूछा जाएगा, तो ये तो रहा मुख्य फोकस, इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपसे कहा जाएगा फोकस दूरी क्या है, तो कहेंगे मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता
है। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम फोकस तल क्या है। फोकस तल, तो फोकस तल जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा कि मुख्य अक्ष के लंबवत, किसके, तो मुख्य अक्ष ए है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा क्या, फोकस से होकर जाने वाले तल को क्या बोलते हैं, तो फोकस तल बोलते हैं, राइट। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए फोकस तल किसे कहते हैं, ठीक है, यानी फोकल प्लेन क्या है, तो आप बताइएगा कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मान लीजिए मुख्य अक्ष है तो इसके लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत वह रेखा, या वह रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो और क्या हो, कहां से होकर गुजरती हो, तो फोकस से होकर गुजरती हो या मुख्य फोकस से होकर गुजरती हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, फोकस तल, फोकस तल। तो इस प्रकार ये 7 आपका डिफिनीशन क्लियर हुआ। अब इसका एक बार हम जानते हैं कि फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाते हैं, ठीक है, तो इसका एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन का मतलब फटाफट। तो हम पढ़ रहे हेडिंग गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यानी डिफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसमें सबसे पहले हम दर्पण का ध्रुव जानेंगे, ठीक है, यानी पोल जानेंगे, पोल क्या है, तो यही बताया था पोल में कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा हेडिंग वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आता है ना, तो गोलीय खंड यदि गोलीय खंड जिसका के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और फिर वक्रता त्रिज्या क्या है, तो कहते हैं गोलीय खंड जिसका के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता, उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे वक्रता केंद्र फोकस तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। उसके बाद मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम कैपिटल F बोलते हैं, अर्थात फोकस या मुख्य फोकस बोलते हैं। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा फोकस दूरी क्या है, तो बताएंगे कि यहाँ पर मुख्य फोकस और ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल लेटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है F द्वारा, ठीक है। इसके बाद फोकस तल क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा तो कहेंगे कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा कहां से, तो फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो फोकस तल बोलते हैं, ठीक है। अब आप क्लियर ढंग से इसको जान गए होंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिगर को भी देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।